हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू में इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 5 है और ये लास्ट वीडियो है जहां पे हम 181 नंबर से लेकर 210 जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें, जिसमें कुछ करंट अफेयर से होंगे तो उनको छोड़ना है और बाकी उनके जो स्टैटिक्स होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसका नाम होता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये जो है वो जो लोन देता है किसको, तो स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जो आप ठेला देखते हो ना, जो ठेला लगाते हैं ना, उन सब के लिए यह है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ आंसर होगा। इसको लॉन्च 2020 में किया गया था। कोविड जो पेंडेमिक था उसको उसको टैकल करने के लिए ये जो है वो किया गया था। तो बाकी इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर लोन जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड से मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड है, उससे एग्रीकल्चर लोन जो है वो मिलता है। एजुकेशनल लोन के लिए भारत में विद्या लक्ष्मी पोर्टल चलता है। और बाकी भारत में बिहार में भी एजुकेशनल लोन जो है वो मिल जाता है। क्या बोले, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ये जो लोन है वो मिल जाता है, ठीक है। अब हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें कि कौन सी एजेंसी है जो ये स्वनिधि योजना है इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो इसको इम्प्लीमेंट करती है सिडबी। सिडबी, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वनिधि किसके लिए है, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। लोन जो है वो 10,000, 20,000, 50,000 तक मिलता है। टाइप जो है वो कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। कोलेटरल फ्री कहने का मतलब कि आपको कोई इसके बदले में आपको कुछ दिखाना विखाना नहीं पड़ता कि ये मेरे जमीन है। यदि आपका पैसा डूबता है तो मैं आपको इससे आप जो है वो रिकवरी कर सकते हो, तो वो कोलेटरल होता है। तो ये कोलेटरल फ्री है, ठीक है। कोलेटरल फ्री ये लोन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे ध्यान रख लो, किसान क्रेडिट कार्ड की बात ही आई है तो इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड सवाल इससे आते हैं, दैट्स वाई इसको डिस्कस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले इसको लॉन्च की डेट आती है कि इसको कब जो है वो लॉन्च किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड को। तो इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 1998 में। अगस्त 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। तो 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। इस जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसको किस कमेटी के सिफारिश पे किसान क्रेडिट कार्ड आया था, तो आरवी गुप्ता कमेटी। आरवी गुप्ता समिति है। आरवी गुप्ता समिति के रिकमेंडेशन पे किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो बनाया गया था। इस समय 98 का समय है, तो गवर्नमेंट कौन थी, तो गवर्नमेंट जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो पीएम थे उस समय के। और वित्त मंत्री जो थे वो यशवंत सिन्हा थे। यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा इस समय जो है वो फिनांस मिनिस्टर थे। इसका उद्देश्य था कि किसानों को खेती के लिए आसानी से जो है वो क्रेडिट मिल सके, आसानी से लोन जो है वो दिया जा सके। इस लोन की जो वैलिडिटी होती है, इस लोन की जो वैलिडिटी होती है, वैधता जो होती है, इस लोन की वैधता जो है वो 5 साल के लिए होती है, ठीक है। 5 इयर्स के लिए होती है इसकी वैलिडिटी। 5 साल के लिए मान्य होता है। और इसके जो रेट्स होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के जो रेट्स होते हैं वो 7% होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ जो है वो छूट दिया जाता है, जैसे कि यदि आप लोन जो है वो समय पे चुकाते हो तो स्पेशल आपको 3% का रिबेट मिलेगा और आप जो है वो केवल और केवल 4% ही इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। केवल और केवल 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद दूसरा जो कार्ड भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए आता है वो आता है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड है जो मिट्टी की गुणवत्ता आपकी क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देती है, ठीक है। ये जो लॉन्च किया गया था वो 2015 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। गढ़ जो राजस्थान में है वहां से लॉन्च किया गया था। सूरतगढ़ राजस्थान, ठीक है। सूरतगढ़ राजस्थान से इसको लॉन्च किया गया था। ये जो है इसका टैगलाइन की बात करें तो हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म,
हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो कार्ड है वो 2 साल के लिए बनता है, पहले 3 साल का था लेकिन अभी जो है वो इसको 2 साल के लिए बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी और कुछ कार्ड्स की बात करें जो गवर्नमेंट्स के द्वारा आई हैं, जैसे आभा कार्ड अभी आया है, रिसेंट का है। तो आयुष्मान भारत से जोड़कर आभा कार्ड को भी पूछा जाता है, तो आभा कार्ड के बारे में याद रख लो, लॉन्च वॉन्च याद रख लो, उतना काफी है। आभा कार्ड जिसको आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को बोलते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा कार्ड इसको कहा जाता है। आभा कार्ड को लॉन्च किया गया था 2021 में। 2021 में आभा कार्ड को लॉन्च किया गया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। इसमें देखिए, इसके डिजिट्स आपसे पूछेंगे कि इसमें कितने ज्यादा डिजिट होते हैं, इनके डिजिट्स कितने होते हैं, तो आभा कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, तो 14 डिजिट होते हैं। ये आपका हेल्थ कार्ड होता है, आपकी जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के बारे में यहाँ पे जो है वो जानकारी मिलती है। तो इससे क्या होता है कि मरीज का पूरा जो मेडिकल हिस्ट्री है ना, वो डिटेल रूप से यहाँ पे सेव्ड होती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये समझ में आ गया आभा कार्ड। उसके बाद अभी जो रिसेंट में कोविड के टाइम ही ई श्रम कार्ड भी आया था, ई श्रम कार्ड भी आया था जिसको यूपी ने सबसे ज्यादा बनाया था, और ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। तो ये अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। इसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो कामगार थे, जैसे रिक्शा चलाने वाले मजदूर हो गए, उन सबको एक जो है वो उन सबको एक डेटा इकट्ठा करना था, ताकि इन सब के लिए काम जो है वो किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। इसके जो डिजिट सोर्स हैं वो 12 डिजिट के ये अकाउंट होता है, ठीक है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, वो 12 डिजिट का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी स्वामित्व कार्ड भी बनता है, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेट करके है, जमीन और प्रॉपर्टी से स्वामित्व कार्ड जो है वो होता है। इसमें ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रामीण जो आबादी है उनकी जो जमीन है उनकी माप किया जाता है। देखो, रेलवे में ये सवाल पूछा गया है कि ये जो स्वामित्व योजना है, पहली बात तो स्वामित्व योजना याद रख लो। स्वामित्व कई बार एग्जामिनेशन में ये आएगा, स्वामित्व योजना के बारे में। तो स्वामित्व योजना का सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, पूरा इसका नाम होता है। ये जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो ये पंचायती राज मंत्रालय है। पंचायती राज जो सिस्टम है उसके द्वारा लॉन्च लॉन्च होता है, और इसको लॉन्च भी किया गया था 24 अगस्त 2020 को ही। इसमें देखो सवाल पूछा गया है कि ये किसका योजना है, तो ये पंचायती राज का योजना है, ठीक है। किससे रिलेटेड करता है, तो जमीन की माप से रिलेट करता है। जमीन माप करने के लिए किस चीज को यूज करेंगे, तो ड्रोन को यूज करेंगे। देखिए, सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट भी यूज होता है लेकिन एग्जामिनेशन में इसको ड्रोन देखा गया है। तो ड्रोन का इस्तेमाल करके इसमें आबादी को नापा जाता है, इसमें जो जमीन है उसको नापा जाता है, और इसके बाद जो प्रॉपर्टी कार्ड है वो दिया जाता है। बाकी भारत सरकार का टारगेट भी है, भारत का बिहार का टारगेट है 2026 तक, 2026 तक पूरी तरीके से इसको पूरा कर देना है, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये पूरा होने वाला है, ठीक है। बाकी अपार कार्ड भी बनता है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। तो ये स्टूडेंट आईडी है जो नई शिक्षा नीति से रिलेट करता है, ये इसमें भी 12 अंक होते हैं। तो एक छात्र का जो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है ये होता है। तो अपार का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रख लीजिएगा। अपार कार्ड का फुल फॉर्म भी याद रखना जरूरी है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है, 2023 में इसको लॉन्च किया गया है। आधार कार्ड जैसा ही है। उसके बाद यूडीआईडी कार्ड है, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड होता है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए होती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। पैन कार्ड में 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, ये याद रखना है। टैक्स से रिलेट करता है। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, पहचान से रिलेट करता है। हेल्थ कार्ड आभा नंबर जो हो गया वो हेल्थ से रिलेट करता है, और इसमें 14 अंक है। श्रम कार्ड जो है वो मजदूर से रिलेटेड है, और इसमें 12 अंक है। और उसके बाद जो है वो आधार कार्ड में भी 12 अंक है, और वो शिक्षा शिक्षा से रिलेट करता है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो कृषि का ऋण देता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ फैक्ट्स थे, उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए, सेविंग जो है उसको इंक्रीज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना है उसको लाया गया था, तो महिला समृद्धि योजना जो है वो लाया गया था, महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर सी यहां से आपका आंसर बनेगा। महिला समृद्धि योजना है वो कब लॉन्च किया गया था, सवाल पूछा जा सकता है। तो महिला समृद्धि योजना 1993 में लॉन्च किया गया था। 1993 में गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि स्पेशली जो इनकरेज करना था हैबिट ऑफ जो सेविंग होती है,
थ्रिफ्ट जो होती है, सेविंग होती है एमंग रूरल वुमेन एंड एम्पावर देम फिनेंशियली। उनको जो है वो एकदम बताना था, उनको इनकरेज करना था कि आप घर में सेविंग करिए, और उस सेविंग करने से उनको एम्पावरमेंट और फिनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंसी भी मिल सकती है। इसका मैकेनिज्म क्या होता था, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत जो रूरल वुमेन होते थे उनको एक अकाउंट जो है वो खुलवाया जाता था, एक सेविंग अकाउंट खुलवाया जाता था, और वो अकाउंट होता था पोस्ट ऑफिस में होता था, और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी उनको इंसेंटिव बोनस जो है वो देती थी, और ये जो डिपॉजिट है उनके सीधे अकाउंट्स में चले जाते थे। ठीक है, तो ये जो स्कीम था बाद में महिला राष्ट्रीय कोष एंड जो भारत सरकार के और भी इनिशिएटिव आए उनमें जाके ये मर्ज हो गया था। खास करके जो स्पेसिफिक सेविंग स्कीम होती है ना उनमें मर्ज हुआ था। तो महिला राष्ट्रीय कोष में इसको मर्ज कर दिया गया था, महिला राष्ट्रीय कोष में। तो इतना डिटेल तो कभी आपसे पूछ नहीं सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी हम और भी जो क्वेश्चंस ऑप्शंस हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो अ, और ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री बचत योजना। प्रधानमंत्री बचत योजना क्या है, तो ऐसा कोई भी स्कीम भारत सरकार के द्वारा नहीं आया है। पीएम जन धन योजना आया था 2014 में, जिसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला कोष की हम बात करें, राष्ट्रीय महिला कोष, तो ये तो राष्ट्रीय महिला जो कोष है, इसको जो है वो राष्ट्रीय महिला कोष को स्टैब्लिश किया गया था 1993 में। राष्ट्रीय महिला कोष को स्टैब्लिश किया गया था 1993 में। और इससे क्या होता था, ये भी 1993 में ही है, 1993 में ही ये भी है। और इसमें क्या होता था कि इसमें माइक्रो क्रेडिट जो लोन्स है ना, वो पुअर जो महिलाएं होती थी, गरीब जो महिलाएं होती उनको दिया जाता था। ये जो है वो सेविंग मैकेनिज्म पे ये फोकस नहीं था, ये केवल और केवल फोकस था कि उनको लोन दिया जा सके और उनको एम्पावर किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, इसकी डेट्स पूछी जाएंगी, ईयर पूछी जाएगी, डेट्स नहीं। तो 1989 आपको याद रखना है, 1989। ये जो है वो वेजेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम था, इसमें मजदूरी से रिलेटेड था ये स्कीम था, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट मिलता है, 2023 की ये योजना है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है, 2023 से यह स्टार्ट किया गया था। इसका रेट, इंटरेस्ट रेट क्या है, तो इसका इंटरेस्ट रेट अभी 7.5% मिलता है। तो इतना ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता है, लेकिन सुकन्या समृद्धि वाला एक बार मैंने देखा था कि यूपी लेखपाल में शायद पूछा था इसको। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो गर्ल चाइल्ड के लिए लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। तो ये ध्यान आपको रखना है, 2015 में गर्ल चाइल्ड के लिए लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनरेगा से रिलेट करता है, तो 100 डे सीधा आंसर आपका होगा। और यदि एस सी एस टी एरिया हो तो वो 125 डे भी काम मिल सकता है। ठीक है, बाकी हमने कुछ डिटेल से सब आपको बता रखा है। बाकी अभी जो भारत सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना लाई है, ये बिल जो है वो चला गया है, तो ये जो है वो रिप्लेस करेगा, और इसमें 125 डे जो है वो काम की गारंटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है। ये जो मनरेगा है वो डीपीएसपी का आर्टिकल, डीपीएसपी, नॉट बी, डीपीएसपी का आर्टिकल 41 जो राइट टू वर्क की बात करता है, वहां पे मैंने वही वही को इम्प्लीमेंट करने के लिए आया है। ठीक है, और दूसरी बात की ये जो है वो रूरल जो एरिया होते हैं उसमें 1/3 जो है वो महिलाओं को मिलता है। आपका जो पेमेंट होता है वो 15 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। ग्राम सभा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे काम को देख रेख करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये किस टाइप की है, तो ये जो है वो अनस्किल्ड जो मैनुअल वर्कर होते हैं उनके लिए है, तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये जो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है, सौभाग्य योजना जो है, वो 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय का जो बर्थडे था उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन करना। ठीक है, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन करना, इसका मतलब था कि जो जो बिजली है वो हर गांव तक पहुंचे, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी रोशनी एक स्कीम है जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर चलती है। लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीम है वो अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनमें, जो माओवादी क्षेत्र होते हैं ना उनमें रोशनी चलाया जाता है। ठीक है, माओवादी जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं लेफ्ट विंग वाले, वहां पे ये स्कीम चलती है, और ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बाकी उजाला योजना जो है वो एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है इसमें। उज्ज्वला, नॉट उजाला, इट इज उज्ज्वला। और उजाला एक अलग योजना है जिसमें एलईडी बल्ब जो है वो दिए जाते थे, तो ये उज्ज्वला योजना है।
एलपीजी कनेक्शन जो है वो पुअर हाउस होल्डर्स हैं उनको दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और आपको सौभाग्य योजना रिसेंट में इम्पोर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी है। 2015 में ये जो है वो लॉन्च किया गया था। डेट्स आपको याद रखनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा का जो पानीपत है वहां से लाया गया था, क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें जो है वो करना है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो को मेंटेन करना था। बाकी 2014 में दो स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन और दूसरा जो है वो जन धन योजना। ये दोनों 2014 में है। डिटेल से पूछा जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना होगा। सुकन्या समृद्धि मैंने आपको बता रखा है, तो ध्यान रखना है। और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदय जो योजना है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2009 में आया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। स्टैब्लिश इसको 2009 में किया गया था। फर्स्ट इसके चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन इसके पहले कौन थे? तो नंदन लीलाकनी थे। नंदन नीलेकनी इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, याद आपको रखना है। पहला जो आधार इसने कब इशू किया था? तो पहला आधार आधार कार्ड यही इशू करती है, आपको पता होना चाहिए। सितंबर 2010 में पहला एक आधार कार्ड जो है वो फर्स्ट आधार जो है वो लॉन्च किया गया था। फर्स्ट आधार कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया था इसी दिन। फर्स्ट आधार कार्ड इशू किया गया था सितंबर 2010 का। वो कौन था? तो थाम्बी विलेज जो महाराष्ट्र का है वहां का व्यक्ति था। कहाँ का था? तो टेम्बी या थाम्बली बोल लो। ठीक है, थेम्बली थेम्बल विलेज जो था वो कहाँ का था? तो महाराष्ट्र का ये विलेज था। वहां पे इसको जो है वो लॉन्च किया गया था पहली बार। और एक स्टेटुअरी स्टेटस इसको कब मिला है? तो आधार एक्ट कब आया तो अभी पूछा जाए तो याद रखना है। आधार एक्ट कब आया? तो आधार एक्ट 2016 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधार एक्ट 2016 में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। बाकी उतना कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे है नहीं। मिनिस्ट्री जो ये जो उदय जो है, ये जो ये वाला सिस्टम है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिटी जो होता है उसके अंतर्गत यह काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं, 12 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, और ब्लू आधार कार्ड जिसको बाल आधार कार्ड बोलते हैं, वो 5 ईयर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आता है। तो बाल आधार कार्ड को ब्लू आधार कार्ड भी कहा जाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये आता है, तो ध्यान आपको रखना होगा। नेक्स्ट सवाल है कि अटल पेंशन योजना जो है वो किसकी भलाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया योजना था? तो किनके लिए ये किया गया था? तो ये जो है वो वर्कर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर थे उनके लिए ये आया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अटल पेंशन योजना जो है वो 2015 में आया था। इसका टारगेट ग्रुप था और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल पेंशन योजना, असल पेंशन योजना है सबसे पहला कि किसके लिए है? तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूर के लिए। अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर के मजदूर हैं उनके लिए है। दूसरी बात की ये कैसा है? तो ये भी एक पेंशन स्कीम है। तो इसमें कितने लोग, इसमें आपको कितने से कितने एज के लोग आते हैं? तो 18 से लेकर 40 तक आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 से लेकर 40 तक उम्र होनी चाहिए तभी आप स्कीम में आओगे। उसके बाद आपको बेनिफिट कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इतना 18 से 40 तक आपको पैसे जमा करने होते हैं और उसके बाद आपको बेनिफिट जो है वो 60 साल की उम्र के बाद आपको एकदम पेंशन जो है वो मंथली मिलने लगेगा। और मिनिमम पेंशन आपको 1,000 रुपया से 5,000 रुपया तक मिल सकता है पर मंथ। वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, कितना आपने पैसे जमा किए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा किया जाता है। और ये जो है वो पहले की जो संभावना योजना थी, ठीक है, उसको रिप्लेस किया था इसने। ठीक है, स्वावलंबन जो योजना थी उसको इसने रिप्लेस किया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं उनके लिए कौन सी होती है? तो ऑर्गेनाइज जो सेक्टर के लोग होते हैं ये ईपीएफ में उनका जाता है पैसा। ठीक है, ईपीएफ में जाता है, एम्प्लॉयमेंट
और प्रोविडेंट फंड है उसमें जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी फार्मर के लिए पीएम किसान योजना चलता है, बहुत सारी योजनाएं फार्मर के लिए चलती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो किसानों के लिए कन्याकारी योजना नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है वो किसानों के लिए नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए है। उसके बाद जो है वो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, तो ये भी किसानों के लिए ही है। उसके बाद जो है वो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम किसानों के लिए है, लेकिन ये जो एम्प्लॉय रेफरल स्कीम जो है ये उनके लिए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। एम्प्लॉय रेफरल स्कीम है, ये कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट को लेकर मेथड जो होता है उसके लिए स्कीम होता है, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। बाकी किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में लॉन्च किया गया था लोन देने के लिए किसानों को। बाकी एसएचजी जो बैंक लिंकेज है, एक रूरल पुअर जो होते हैं जिसमें फार्मर इंक्लूडेड है, उनके लिए क्रेडिट एक्सेस देता है। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो है उसमें क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पीएम किसान जो है उसके तहत 6,000 रुपए पर ईयर दिए जाते हैं, 2,000 के किस्तों में 3 किस्तें आती हैं। उसके बाद पीएम फसल बीमा योजना जो है वो आती है। पीएम फसल बीमा योजना जो है वो किसके लिए आता है? तो पीएम फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च किया गया था। इसमें जो है वो प्रीमियम कितना देना पड़ता है आपको? तो 2% देना पड़ता है प्रीमियम आपको खरीफ के लिए। खरीफ जो फसल है उनके लिए 2% और 1.5% आपको प्रीमियम देना पड़ता है वो रबी के लिए, तब आपको इसका इंश्योरेंस जो है मिलता है। बाकी ई नेम की बात करें तो ये है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि ऑनलाइन जो किसानों को अपना जो है वो क्रॉप है वो बेचना है उसके लिए प्रोवाइड ये करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है वो, कौन सी योजना जो है वो भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? ठीक है, कैसा विकास? तो ये जो है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए देखो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब हुआ एक ऐसा ग्रोथ जो प्रोवाइड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, जैसे बैंक हो गया, एनर्जी हो गया, हाउस हो गया। ये सब के लिए जितने भी सेक्टर्स होते हैं सोसाइटी के, उन सारे सेक्टर में खास करके जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं, जो डाउन ट्रोडन लोग होते हैं ना, जिनको उतनी पहुंच नहीं है, उन भी ये जो चीजें हैं वो बेसिक जो चीजें हैं वो मिल सके, सबको अपॉर्चुनिटी मिल सके, बैंकिंग का, एनर्जी का, हाउसिंग का। तो यही इंक्लूसिव ग्रोथ है वो कहलाता है। तो इस इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित कौन कौन सी है? तो जन धन से हो गया, सौभाग्य से हो गया, उज्ज्वला से हो गया, लेकिन डिमोनेटाइजेशन यहाँ पे कहा है आया? डिमोनेटाइजेशन यहाँ पे नहीं आएगा, तो डी हमारा आंसर बन जाएगा। बाकी जन धन योजना एक फिनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है, बैंकिंग सभी के लिए। जन धन योजना 2014 में आया था। फिनेंशियल जो है वो सभी के लिए फिनेंशियली इंक्लूजन देता है। उसके सौभाग्य योजना जो है वो क्या कर रहा है? तो सौभाग्य योजना इलेक्ट्रिसिटी सबके पास पहुंचा रही है, तो ये क्या हुआ? ये एनर्जी इंक्लूजन हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑल ऑल हो गया। उसके बाद उज्ज्वला योजना क्या होगा? उज्ज्वला योजना जो है वो सोशल या फिर हेल्थ इंक्लूजन भी आप कह सकते हो, क्योंकि क्लीन कुकिंग जब वुमेन्स को मिलेगा तो वो हेल्थ भी तो उनकी सही रहेगी ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी डिमोनेटाइजेशन जो है वो नोटबंदी था, जो कि एक मॉनेटरी मेजर है या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो 8 नवंबर 2016 को आया था। ठीक है, तो ये स्कीम नहीं है। बाकी जन धन को याद रखना है, 2014 में आया था। फिनेंशियल इंक्लूजन जो है वो फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा आता है? तो आरबीआई इसको लॉन्च करती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी जैम के बारे में आपको पता होना चाहिए, यदि पूछ लिया जाए। बाकी उस समय तो यूपीएससी में भी ये सवाल आया था, जैम। जैम ट्रिनिटी बोला जाता है, इसमें 3 चीजें आती हैं जैम ट्रिनिटी में। पहला जो है वो आता है जनधन, जे से आता है जनधन योजना, ए से आता है आधार, आधार और एम से आता है मोबाइल। तो ये यूज किया गया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। जन धन योजना में आपका पैसा जाएगा, आधार से वेरीफाई होगा और मोबाइल से ओटीपी से आपका पैसा चला जाएगा, तो ये ध्यान आपको रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्वच्छ भारत मिशन अभी भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट किया गया था और लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, राजघाट न्यू दिल्ली से। ठीक है, इसका टारगेट था कि 2019 तक हमको ओपन डेफिकेशन फ्री, ओडीएफ, ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री करना था। मतलब बाहर जो ओपन डेफिकेशन फ्री जो है वो करना था, मतलब बाहर कोई भी मल त्याग करने ना जाए। तो 2019 में इसका टारगेट पूरा हो गया था। भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री भी कर दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में आप नहीं देखोगे।
इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट बनाए गए थे, 12,000 रुपए दिए गए थे। कम्युनिटी टॉयलेट बनाए गए थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया गया था, कचरा प्रबंधन के लिए कई सारी चीजें हैं वो प्रोवाइड की गई थी। लेकिन उतना ज्यादा जो होना चाहिए ना, एक विल जो होता है ना, एक विल लोगों में जब तक नहीं आएगी ना, तब तक जन से संबंधित कोई भी योजनाएं आप सफल नहीं कर सकते हो। तो कागजों पे तो ये योजनाएं हमेशा सफल होती रहती हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होते हैं। ठीक है। बाकी भारत सरकार की कुछ असफल योजनाओं में से मैं बात करूं तो 2016 में एक असफल योजना है, वो स्टैंड अप इंडिया है। स्टैंड अप इंडिया है। स्टार्टअप इंडिया है। 2015 में जो एक असफल योजना है वो स्किल इंडिया है। स्किल इंडिया है। ठीक है। डिजिटल इंडिया तो बहुत ज्यादा सफल है। तो डिजिटल इंडिया भी 2015 में आया था, स्किल इंडिया भी 2015 में आया था, 2016 में स्टैंड अप इंडिया आया था और स्टार्टअप इंडिया आया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। और हम कुछ मिशंस की बात करें तो एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन जो है, स्वच्छ भारत मिशन जो है, इसके दो सब मिशंस आते हैं। दो पार्टों में इनको डिवाइड करते हैं। सब मिशंस हैं इनके अंदर ही आते हैं। तो ये जाता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। सवाल यहां से पूछा जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है। अर्बन मतलब शहरी लोगों के लिए, ग्रामीण मतलब गांव के लोगों के लिए। दोनों की नोडल एजेंसी कौन है ना, कौन इसको चलाती है, इससे सवाल आपको पूछा जाएगा। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है ना, उसको पंचायती राज मिनिस्टर नहीं चलाती है, वो चलती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत, तो जल शक्ति मंत्रालय इसको चलाता है। जल शक्ति मंत्रालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं अर्बन की बात करें तो ये चलाता है किसके द्वारा, तो ये चलता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये चलाया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन 2 जो है वो कब लॉन्च किया गया? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जिसको बोलते हैं, दो जो बोलते हैं, वो कब लॉन्च किया गया? तो वो जो लॉन्च किया गया वो 2021 में लॉन्च किया गया। 2021 में लॉन्च किया गया। फोकस किया गया ओडीएफ प्लस पे। ओडीएफ प्लस मतलब मल त्याग तो बाहर करें ही ना, ओडीएफ में तो बाहर डेफिकेशन करना ही नहीं है, मल त्याग बाहर नहीं करना है। दूसरी बात कि आपको टॉयलेट भी बाहर नहीं करना है, आप कहीं भी, वो प्लस वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, बेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे बात होती है। इसका टैग लाइन था, एक कदम स्वच्छता की ओर। एक कदम स्वच्छता की ओर। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल हमारा है वो 191 नंबर का है कि भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास करने के लिए जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन है, माइनॉरिटी जो वुमेन है, उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए एक स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। वो कौन सी थी? तो नई रोशनी। नई रोशनी, इट इज नॉट रोशनी योजना, ये नई रोशनी है। रोशनी को मैंने बताया था ना कि जो लेफ्ट विंग जो एरियाज हैं वहां पे के लिए आया था। नई रोशनी जो स्कीम है, एक लीडरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, खास करके जो माइनॉरिटी वुमेन है उनके लिए। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एम्पावर करना और जो उनमें जो वुमेन्स होती हैं उनमें कॉन्फिडेंस लाना। माइनॉरिटी वुमेन्स को लेकर, खास करके जो मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पर्शियन हो गए, जैन्स हो गए, इन सब को लेकर ये आया था। इसका मेन फोकस था, प्रोवाइड करता था ट्रेनिंग हो गया, टूल्स हो गया, टेक्निक हो गया, और इंटरेक्टिंग होता था गवर्नमेंट सिस्टम से लेकर, बैंक हो गया, अदर इंस्टीट्यूशन हो गया, से करके इसको बढ़ाया जाता था। तो ये आपको ध्यान ध्यान आपको रखना है। नई उड़ान जो योजना है, एक स्कीम होता है प्रोवाइड करना फिनेंशियल सपोर्ट को, खास करके जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स होते हैं, जो यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, उन सबका जो प्रीलिम्स जब क्लियर क्लियर करते हैं ना, तो उसके बाद उनको कुछ जो पैसे है वो नई उड़ान योजना के तहत जो है वो दिए जाते हैं। नई मंजिल की बात करें तो नई मंजिल जो है वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव है, माइनॉरिटी यूथ के लिए, जो स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं उनके लिए। उसके बाद सर्वी की बात करें तो सर्वी ऐसा कोई योजना नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो मैंने जो जरूरी था वो बताया है। बहुराष्ट्रीय निगम, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? बहुराष्ट्रीय निगम मतलब मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही की बात बोल रही है? तो आपको यह ध्यान रखना होगा, सही की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो पहला जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि यह जो है वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन देशों में फर्म स्थापित करती है जहां पे सस्ता श्रम हो और संसाधन उपलब्ध हो।
जहां पे सस्ता श्रम हो और संसाधन उपलब्ध हो। तो यस, कंपनीज को तो यही होता है ना, कॉर्पोरेशंस को तो यही होता है कि दो चीजें मिल जाए। पहला तो उनको लैंड आसानी से मिल जाए, लैंड, लेबर, वेजेस, स्किल, यही चीजें मैंने बताई थी ना, चार। तो यहाँ पे जो है वो सबसे सस्ता श्रम में मिल जाए, बहुत सस्ता में लेबर मिल जाए, और उसके साथ साथ वहां पे उसको रिसोर्सेज भी मिल जाए। तो क्या दिक्कत है, लेबर और रिसोर्सेज दोनों मिल ही जा रहा है तो वो बेस्ट है ना इसके लिए। तो ये जो है वो सत्य हो गया, पहला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में मैं बता दूं पहले आपको। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आखिर होता क्या है? तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो एक कंपनी होती है जो कि ओन करती है और कंट्रोल करती है प्रोडक्शन फैसिलिटी इन मोर देन वन कंट्री। तभी तो इसको मल्टी मल्टी मल्टीनेशनल कहते हैं। प्राइमरी जो मोटिव इसका होता है मल्टीनेशनल कंपनी का, वो मूव करना होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे चाइना, इंडिया, वियतनाम। वहां पे जाके वो यूटिलाइज करता है चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल को, ठीक है, और लोअर जो प्रोडक्शन कॉस्ट आए, जिससे उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, जितना कम उसको पैसा लगेगा ना, उतना ज्यादा ही ना उसका प्रॉफिट होगा। दैट्स वाई तो वो दूसरे ऐसे कंट्री में आते हैं, डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, जहां पे लेबर सस्ता मिल जाए और संसाधन सस्ते मिल जाए। तो ये तो सही हो गया पहला। और कुछ देखते हैं यदि सही हो तो। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है। एक से अधिक देशों पर उत्पादन जो है, इट कंट्रोल्स एंड ओन्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। कंट्रोल्स की बात यहां पे की जा रही है। तो बी जो ऑप्शन जो है ना, वो डेफिनेशन जो एमएनसी का होता है, वो मल्टीपल नेशन में तो होते हैं, होम कंट्री होता है, होस्ट कंट्री होता है, इन सब जगह होते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हो ना कि वो कंट्रोल कर रहा है, ओन कर रहा है, प्रोडक्शन को ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इस बारे में थोड़ा सा मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट जो है वो करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी कई जगह आपको ये भी जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट मिल सकता है। लेकिन मैं कहूंगा यदि आपको एक के साथ जाना है तो पहले के साथ जाओगे, बाकी दोनों के साथ जाना होगा तो आप बी को भी टिक कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी आपकी जो है वो ए रहेगी। ठीक है, बाकी बी भी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी यह कंपनी दूसरे देशों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है। दिस कंपनी कंट्रोल्स एंड ओन्स प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये गलत होगा। और ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, तो यस, हमारा ऑप्शन है ही ए और बी दोनों सही का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में क्या, मैंने सोचा कि था कि ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन है। पहली एनएमसी की बात करें तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया था भारत में। हिस्टोरिकली की बात करें, एफडीआई आपको पता है, एफबीआई एफडीआई के बारे में मैंने काफी डिटेल से आपको बता दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार को अपनाने का मुख्य जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत का गड़बड़ हो गया था। हमने काफी डिटेल से इस बारे में आपको बताया भी था। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भारत का ऐसा हो गया था कि 3 वीक से ज्यादा भारत के पास था ही नहीं। इस कारण से भारत को अपना मार्केट जो है वो विश्व के लिए खोलना पड़ गया था। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था, फॉरेन जो रिजर्व था वो बहुत कम हो गया था। मनी जो थी वो इंपोर्ट करने के लिए 3 वीक से ज्यादा था ही नहीं। 1.2 बिलियन भारत के पास बस पैसा बच रहा था। 1.2 बिलियन डॉलर भारत के पास बस बचा बच रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो इस कारण से भारत को जो है वो लाना पड़ा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो कंडीशंस थे उन कंडीशंस को भारत को मानना पड़ा, और उसके अनुसार भारत में जो है वो एलपीजी रिफॉर्म को उनको लाना पड़ा। भारत को मार्केट जो है वो पूरा खोलना पड़ा। ठीक है, बाकी फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको बता रखा है, पॉवर्टी क्या होती है बता रखा है, इन्फ्लेशन क्या होता है ये भी मैंने बता रखा है। उस समय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, और फिनांस मिनिस्टर जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ध्यान आपको रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन या फिर स्वामित्व जो है वो रखती है या फिर उनको नियंत्रण करती है, तो अभी मैंने बताया एमएनसी हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया, तो मल्टीनेशनल कंपनी हो गया ऑप्शन नंबर एमएनसी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जैसे कोको कोला हो गया, नाइक हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो ये सब मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, और या तो उसको हम ट्रांसनेशनल भी कह सकते हैं, ट्रांसलेशनल कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है। रीजनल कंपनी मतलब कुछ विद इन स्टेट्स में हो, कुछ एक ही स्टेट में या फिर दो स्टेट्स में हो। ठीक है, और नेशनल कंपनी जो पूरा भारत में फैला हुआ हो। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न सार्वजनिक उपक्रमों में से कौन सा जो है वो महारत्न नहीं है?
महारत्न कंपनी जो है वो कौन नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो महारत्न जो कंपनी है वो यहाँ से आसान सा, बहुत आसान सा सवाल है, बीएसएनएल महारत्न नहीं आती है। ठीक है, महारत्न जो स्टेटस होता है, ग्रांट किया जाता है टॉप परफॉर्मिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर जो होता है, सीपीएसईज जो होता है, उनको दिया जाता है फिनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए। और वो जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 50,000 करोड़ तक कर सकते हैं विदाउट 5,000 करोड़ तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट कोई गवर्नमेंट के अप्रूवल्स के। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इन सब के बारे में मैं, जितने भी कंपनीज होते हैं उनके बारे में मैं अभी बता दूंगा आपको डिटेल से भी। बाकी भेल जो है वो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, महारत्न कंपनी है। उसके बाद गेल जो है वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ये भी महारत्न कंपनी है। सेल की बात करें तो ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये भी महारत्न कंपनी है। लेकिन बीएसएनएल जो है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड जो है वो, ये करेंटली मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आती है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होती है, तो ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। भारत में टोटल महारत्नों की हम बात करें तो अभी जैसे इसके बारे में ना पूरा मैं डिटेल से, महारत्न क्या होता है, मिनी रत्न क्या होता है, इन सब के बारे में मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। भारत सरकार में जितनी भी सरकारी कंपनियां होती है, जो सीपीएसईज जो होती हैं, जिनको हम कहते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, तो जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेज होती हैं, उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है वो कहलाता है महारत्न, महारत्न। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है नवरत्न। और तीसरी जो कैटेगरी आती है वो मिनी रत्न, मिनी रत्न। ये सवाल है वो यहाँ से हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, दैट्स वाई आपको ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सबसे यदि बड़ी कंपनी की बात करें तो नंबरिंग में सबसे बड़ी है वो महारत्न है, दूसरे नंबर पे नवरत्न रत्न है, और तीसरे नंबर पे मिनी रत्न है। ठीक है, तीसरे नंबर पे मिनी रत्न है। ठीक है, ये जो महारत्न का दर्जा जो है वो देना कब स्टार्ट हुआ था? तो महारत्न जो है वो 2010 से दिया जा रहा है। 2010 से जो है वो महारत्न दिया जा रहा है। तो किसी भी कंपनी को महारत्न बनने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है? तो पहली रिक्वायरमेंट उसकी है कि उसको पहले से नवरत्न कंपनी होना जरूरी है। पहले से उसको नवरत्न कंपनी होना जरूरी है। तो पहले तो नवरत्न कंपनी होनी चाहिए, नवरत्न होना चाहिए। दूसरा उसका क्या है कि उसके अलावा उसको पिछले 3 वर्षों का जो प्रदर्शन उसका है, जो 3 ईयर का उसकी जो एक्टिविटीज है ना, वो क्या होना चाहिए? तो उसका औसत नेट वर्थ, एवरेज नेट वर्थ जो उस कंपनी का है वो कितना होना चाहिए? तो वो 25,000 करोड़ होना चाहिए। 25,000 करोड़ उसका एवरेज नेट वर्थ होना चाहिए, या फिर इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका जो नेट वर्थ है, नेट वर्थ जो है वो 15,000 करोड़ होना चाहिए। 15,000 करोड़ से अधिक जो है वो नेट वर्थ होना चाहिए। एवरेज नेट वर्थ जो है वो 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। उसी के साथ साथ इसका जो नेट प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, टैक्स देने के बाद, आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद की ये मैं बात कर रहा हूँ। और वो जो है वो भारत का जो स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, उस स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड होना चाहिए। वो लिस्टेड होना चाहिए, तभी उस कंपनी को हम कहेंगे कि वो महारत्न कंपनी होगी। इसको यदि हम पावर्स में बात कर लें कि इनको क्या क्या पावर इसको मिलेगा, तो पावर इसको मिलेगा कि वो 5,000 करोड़ तक अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, और वो भी विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन से। तो अपनी नेटवर्थ का लगभग 15%, तो 5,000 करोड़ वो, या तो 15% या तो 5,000 करोड़, जो भी ज्यादा हो, वो निवेश करेगा बिना सरकार की मंजूरी के। सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। और भारत में अभी केवल 14 जो कंपनियां हैं, उन्हीं को महारत्न का दर्जा जो है वो दिया गया है। दिसंबर जो 2014 तक की मैं डेटा, 2024 तक की मैं डेटा बता रहा हूँ। उस दिसंबर 2024 तक का डेटा में 14 महारत्न कंपनियां हैं। जो 13वीं महारत्न कंपनी है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड था। जो 13वीं थी वो ऑयल इंडिया लिमिटेड था, 13वीं कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड था। और 14वीं जो कंपनी है सबसे लेटेस्ट, वो HAL है। HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। अक्टूबर 2024 में इसको यह दर्जा दिया गया था HAL को। ठीक है,
अब कुछ बता दूं तो एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल, भेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सीआईएल, गेल, पावर ग्रिड, ये सब जो है वो महारत्न कंपनियां जो है वो आती। ठीक है। दूसरा मैं अब बात करता हूं किसके बारे में, तो नवरत्न की। नवरत्न जो है वो कैटेगरी कब देना स्टार्ट हुआ, तो ये देना स्टार्ट हुआ 1997 से। 1997 से ये देना स्टार्ट हुआ है। इसकी कंपनी के लिए क्राइटेरिया में बात करें तो सबसे पहला कि मिनी रत्न कैटेगरी वन आपको होना पड़ेगा। मिनी रत्ना कैटेगरी वन की कंपनी आपको होना पड़ेगा इसके लिए पहले। दूसरा कि आपकी कंपनी को जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है वो 100 में से कम आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर का स्कोर जो है वो 60 होना पड़ेगा। ज्यादा डिटेल से नहीं समझना है। इन कंपनियों में आपको, यदि आपको मिल जाता है ये नवरत्न का स्टेटस, तो क्या होगा, तो आप 1000 करोड़ तक, 1000 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर 15% आपकी नेटवर्थ का, विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन के। ठीक है। वर्तमान में लगभग 25 जो कंपनियां हैं उनको ये दर्जा दिया गया है, बाकी नई जुड़ती और जाती रहती हैं। अभी सबसे जो लेटेस्ट मैं बात करूं तो आप मुझे कमेंट में बताओ, कोई रेलवे की कंपनी है उनको मिला था तो आप मुझे बता दो। मिनी रत्ना स्टेटस की बात करें तो ये भी 1997 में ही स्टार्ट हुआ था। मिनी रत्ना जो है वो दो कैटेगरी की आती है, एक आती है कैटेगरी वन और एक आती है कैटेगरी टू। कैटेगरी वन और कैटेगरी टू आती है। कैटेगरी वन में यदि आपको आना है तो पिछले 3 साल में आपका जो मुनाफा होना चाहिए वो 30 करोड़ से अधिक होना चाहिए, 30 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और पावर आपका क्या है, तो आप 500 करोड़ तक आप बिना गवर्नमेंट के इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे उदाहरण के रूप में बीएसएनएल हो गया, और आईआरसीटीसी हो गया, इन सबको यहाँ पे रखा गया था। और कैटेगरी टू की हम बात करें, कैटेगरी टू की बात करें तो ये जो है वो 3 साल में आपका मुनाफा जो है वो कमा रही होनी चाहिए, पिछले 3 साल से नेट वर्थ आपका पॉजिटिव में होना चाहिए, उसी के साथ साथ 300 करोड़ आप निवेश कर सकते हो विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के। तो ये कैटेगरी टू होता है। तो महारत्न कब चालू हुआ, 2010 में। मिनी रत्न और नवरत्न कब चालू हुआ, 1997 में। नोडल विभाग इसको कौन इसको देता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस इसको देता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा ये जो है वो स्टेटस जो है वो दिया जाता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, उसके अंडर ये काम करता है। 14वीं महारत्न कंपनी जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है 196 नंबर का, कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो कब घोषित की गई थी। तो भारत की जो पहली औद्योगिक नीति है वो 1948 में आई थी। ठीक है, 1948 में आई थी। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो भारत में आई वो 1948 में आई। एग्जैक्ट मैं डेट की बात करूं तो 6 अप्रैल 1948 को ये आया था भारत में। ये अनाउंस किसके द्वारा किया गया था, सवाल ये भी पूछा जाता है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। प्रसाद मुखर्जी थे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, दैट्स वाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ही आया था। इसमें मेन फोकस किस पर किया गया था, तो इसका जो मेन फोकस था वो मिक्स्ड इकोनॉमी पे था। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो होता है इंडिया में, जहां पे को एग्जिस्टेंस होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का, तो उसी पे आता है। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जो है वो इंडस्ट्री को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था इन्होंने। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहली जो कैटेगरी थी वो स्ट्रेटेजिक थी। ठीक है, स्ट्रेटेजिक। दूसरी जो कैटेगरी थी वो की बेसिक थी, की बेसिक थी। तीसरी जो कैटेगरी थी की हो गया तीसरी, और तीसरी जो होगी वो बेसिक हो गया, और चौथी जो हो गया वो प्राइवेट हो गया। ठीक है, प्राइवेट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो फर्स्ट जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई वो 1948 में आई। उसके बाद इसमें याद आपको रखना है कि इसमें कुछ ऐसे सेक्टर थे जिन पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था। तो जिनमें पहला था कि यदि आप हथियार खरीदते हो, कहीं से वेपन खरीदते हो, तो उसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था। दूसरा कंट्रोल जो है वो किस पे था, तो परमाणु एनर्जी पे था, एटॉमिक एनर्जी पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था। तीसरा जो था वो रेलवे था, रेलवे पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था। तो ये सब पे गवर्नमेंट का मोनोपोली था। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी पहली हो गई। इकोनॉमिक पॉलिसी फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो आता है वो इकोनॉमिक पॉलिसी सेकंड आता है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ
जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो संकल्प है, रिजोल्यूशन है, वो 2000 दूसरा आता है, वो आता है 1956 में। 1956 में सेकंड जो है वो आता है। तो 1956 पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस इसमें सबसे ज्यादा था। तो एक एक करके डिटेल से हम चर्चा करते हैं। तो 1956 है, मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान में ये आया था। सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था। इसका जो, यदि हम अलग कुछ और नामों से बताएं तो इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर इसे राज्य पूंजीवाद की बाइबल कहा जाता है। तो दो नाम इसके आपको याद रखना है। भारत का आर्थिक संविधान इसको कहा जाता है। भारत का आर्थिक संविधान, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है राज्य पूंजीवाद का बाइबल। राज्य पूंजीवाद का बाइबल। ठीक है, ये दो नाम इसको आते हैं। तो हो सकता है कभी पूछे तो याद रखना है। इसमें मेन फोकस जो किया गया था वो सार्वजनिक क्षेत्र को लेकर किया गया था। जो पीएसयूज जो थे, पब्लिक सेक्टर के जो चीजें थी, उनको कमांडिंग हाइट्स जो उनको कहा गया था, वो सबसे ज्यादा उनको ही तवज्जो दिया गया था। सर्वोच्च स्थान जो है वो उन्हीं को दिया गया था। तो ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना होगा इकोनॉमिक पॉलिसी 1956 वाले में। यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इनमें 3 शेड्यूल बनाए गए थे। 3 सूचियां जो है वो कंपनी की बनाई गई थी, जिनमें पहला जो शेड्यूल था वहां पे 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया था। दूसरा जो शेड्यूल था वहां पे 12 इंडस्ट्रीज को रखा गया था। और बाकी जो बचे हुए इंडस्ट्री जो थे वो सारे के सारे सी में थे। ठीक है, तो ए बी सी कहा गया था। ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए जो है वहां पे 17 जो उद्योग रखे गए थे, जैसे डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, मतलब पूर्णतः जिनका गवर्नमेंट का कंट्रोल जिन पे होता था। तो गवर्नमेंट की जो पूर्णतः जो गवर्नमेंट होता था उनको रखा गया था। यहाँ पे शेड्यूल जो बी था, जिसमें 12 कंपनियां थी, इसमें गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो प्राइवेट होती है उन दोनों को मिलाकर, लेकिन इंपॉर्टेंस ज्यादा गवर्नमेंट को होता था। और बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन उनको लाइसेंस लेना जरूरी होता है, उन सबको सी कंपनी है उनमें रखा गया था। तो ये भी पूछा गया सवाल है। तो तीनों याद रखिएगा, पहला गवर्नमेंट कंपनी, दूसरी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, और तीसरी जो है वो ऐसी कंपनियां जिनको सब प्राइवेट हो, वो प्राइवेट कंपनियां हो, लेकिन उनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है, उन सबको यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, उसके बाद भारत में जो तीसरा इकोनॉमिक पॉलिसी आया, वो आया इंडस्ट्री पॉलिसी। नॉट इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो तीसरा आया 1997 में आया भारत का। 1997 में तीसरा भारत का इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आया 1997। और उससे पहले लिबरलाइजेशन वाला सिस्टम था, तो उस लिबरलाइजेशन वाले को तो हम नहीं समझेंगे। यहाँ पे उद्योग मंत्री जो जॉन मथाई थे, जॉर्ज मथाई बोल रहा हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ पे जो है वो उद्योग मंत्री थे। इसका मेन फोकस जो क्या था, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्री जो है, लघु और कुटीर उद्योग जो होते हैं, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो उन पे इसका मेन फोकस था। ये जो गांधीवादी मॉडल पे चला था, तो कभी ये पूछा जाए, गांधी मॉडल गांधी मॉडल पे ये चला था। यह नीति गांधीवादी विचारों पर आधारित था। इस नीति के तहत जो हर जिले थे वहां पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जो है वो बनाए गए थे। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जो है वो बनाए गए थे, जिला उद्योग केंद्र भी इनको कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी औद्योगिक नीति 1980 में भी आई है भारत सरकार की, 1980 में भी आई है। 1997 की नीति को मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो 80 वाली जो नीति है ना, जो 77 की नीति थी ना, 97 मैंने लिखा, ये 77 है, ये 77 है। ठीक है, 97 नहीं, 77 है। तो 77 है, 1980 में इसी को रिफॉर्म करने के लिए आया था। इसका मेन फोकस जो है वो इकोनॉमिक फेडरलिज्म पे था। बाकी एनईपी आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 1991 में आया था। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल से आपको बताया है। गेम चेंजर नीति रही है भारत की। विदेशी मुद्रा भंडार क्योंकि खत्म हो गया था, दैट्स वाई भारत को लॉन्च किया गया था। इसको राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। एलपीजी आया था यहाँ पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में जो है वो लाइसेंस राज को खत्म किया गया था। केवल और केवल जो लिबरलाइजेशन है उसमें 5 उद्योग थे जिनके लिए लाइसेंस रखा गया था। और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। पहला जो है वो एल्कोहल है, शराब की दुकान यदि आपको खोलनी है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, पहला हो गया। दूसरा, आपको तंबाकू बनाने वाली कोई भी चीजें खोलनी है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तीसरा, आपको कोई ऐसा केमिकल बना रहे हो तो खतरनाक
हजार्डस यदि केमिकल आप बना रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। चौथा जो है वो, यदि आप कोई इंडस्ट्रियल विस्फोटक बना रहे हो, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव जो बना रहे हो, तो वो भी विस्फोटक, औद्योगिक विस्फोटक के लिए आपको चाहिए। और पांचवा जो है वो, यदि आप एरो स्पेस या फिर जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें जुड़े हुए हो, तो एरो स्पेस जो विमानन है उससे संबंधित, और रक्षा जो है वो उससे संबंधित, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर विमानन इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। यही केवल और केवल 5 उद्योगों के लिए ही लाइसेंस रखा गया, तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन में बात करें, जो पीएसयू है उनको शेयर बेचना, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट की ओर भारत सरकार वहां से बढ़ गई थी। सरकारी जो आरक्षण है उसको कम करना, 1956 में भारत में 17 उद्योग रिजर्व थे, जो 1991 में केवल 8 रह गया था, और अभी केवल और केवल 2 है, परमाणु और रेल। परमाणु और रेल बस भारत सरकार के पास है। बाकी रेल को भी आप देख रहे हो कि कैसे इन्वेस्टमेंट जो है वो रेलवे में भी किया जा रहा है, और परमाणु एनर्जी में भी अब हाल ही में जो डिस इन्वेस्टमेंट है वो किया जा रहा है। अब प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी परमाणु ऊर्जा में इन्वेस्ट कर सकती है। अभी रिसेंट में कोई बिल आया है, ठीक है। करंट अफेयर का यह सवाल है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया, भारत को पूरी दुनिया का एक मार्केट के रूप में बना दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एमआरटीपी एक्ट जो है, एकाधिकार रोकने वाला एक कानून था, उसको हटा दिया गया 1991 में, और बाद में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 आया, कंपटीशन एक्ट 2002 आया। तो कंपटीशन एक्ट 2002 अभी आपको याद रखना है। बाकी फेरा को फेमा से बदल दिया गया। फेरा जो था वो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम था, उसको हटाकर फेमा लाया गया। फेमा जो है वो 1999 में लाया गया था, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। तो फेरा फेमा दोनों ही आपको याद रखना है। फेरा, फेरा को रिप्लेस करके क्या आया, फेमा आया, फेमा। फेमा कब आया, 1999 में आया, 1999 में आया, ध्यान आपको रखना होगा। बाकी कई कई सारे पॉलिसीज भारत सरकार की आई है। मेक इन इंडिया 2014 में आई है। उसके बाद राष्ट्र विनिर्माण नीति 2011 में आई है। स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है भारत में 16 जनवरी को। तो औद्योगिक नीति से रिलेटेड पहला नीति 48 में, दूसरा 56 में, तीसरा 77 में, उसके बाद 80 में उसको रिफॉर्म किया गया। उसके बाद एलपीजी 1991 में, और उसी तरह लाइसेंसी राज को खत्म किया गया 1991 में। फेरा को फेमा में कन्वर्ट किया गया। जितना भी जरूरी था सब हमने आपको डिस्कस कर दिया है, तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कुछ जरूरी होगा। एमआरटीपी एक्ट कब आया था, जो मैं बोल रहा था ना कि एमआरटीपी एक्ट को समाप्त किया गया था 1991 में। एमआरटीपी एक्ट जो है उसको 1991 में समाप्त किया गया था। तो ये एमआरटीपी एक्ट कब आया था, तो ये एमआरटीपी जो एक्ट आया था वो 1969 में आया था। इसरो की जब स्थापना हुई थी उसी समय एमआरटीपी एक्ट आया था, और इसको 1991 में खत्म कर दिया गया था, लिबरलाइजेशन होने के बाद, एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो 56 हो गया, 77 हो गया, सब हमने फोकस कर लिया है। 56 भी मैंने देख लिया, दूसरा 77 मैंने देख लिया, तीसरा 48 पहला, और 1969 हो गया, 1991 हो गया। तो सब कुछ पे हमने फोकस कर लिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या उसकी विशेषता होती है। परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट है, तो उसकी क्या विशेषताएं हो सकती है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो परफेक्ट मार्केट होता है एक आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर होता है, जिसके फीचर होते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर हो, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में मार्केट जो है वो उसके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होने चाहिए, और लार्ज नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए। सीमितेड दुकान नहीं होने चाहिए, दुकान बहुत ज्यादा हो और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही नजर आ रहा है। दूसरी बात आती है कि होमोजीनियस गुड्स होने चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड होने चाहिए, ऑल फर्म आर आइडेंटिकल, जैसे कि वीट, गोल्ड, ये सब, देयर इज नो ब्रांड डिफरेंशिएशन होना चाहिए इसमें। तो सभी फर्म जो है ना वो एक होमोजेनियस गुड्स को बेचे, एक फर्म जो है वो प्रोड्यूस करे, ऑल फर्म प्रोड्यूस होमोजेनियस गुड्स। तो ये भी जो है वो सही है इसके लिए। तीसरा है कि ईच बायर्स एंड सेलर इज ए प्राइस ट्रैकर, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता जो है वो वे मूल्य लेने वाला हो, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जो है वो सही है। प्रोडक्शन जो होता है वो आइडेंटिकल होता है, एंड इसके जो है वो इसमें कई सारे सेलर्स होते हैं। इंडिविजुअल फर्म जो है वो प्राइस को सेट नहीं कर सकता है, कि उस मोनोपोली रहेगी तब ना वो प्राइस को सेट कर देगा, लेकिन इंडिविजुअल जब नहीं होगा तो मार्केट जो है वो डिमांड पे चलेगी। इट हैज टू एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। इसी को तो बोल रहे हैं कि फर्म जो है वो, द फर्म इज ए प्राइस ट्रैकर नॉट ए प्राइस मेकर, बस वो ट्रैकर के रूप में काम करेगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से आंसर बन जाएगा, ऑल स्टेटमेंट सही है।
फ्री एंट्री एंड एग्जिट की हम बात करें तो फर्म जो है वो कैन इंटर और लीव द मार्केट इजिली एंड ओपनली। परफेक्ट नॉलेज की बात करें तो बायर्स एंड सेलर जो है उनके पास परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए प्राइसेस के बारे में। डिमांड कर्व की बात करें तो ये जो डिमांड कर्व होता है एक फर्म इन अ परफेक्ट इकोनॉमी में परफेक्टली इलास्टिक होता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है इसका ग्राफ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन परफेक्टली इलास्टिक, उसमें चेंजेस जो है वो हमेशा आते रहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेक्टर प्रोड्यूसिंग अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन संसाधनों का दोहन करने पर जो वस्तु का उत्पादन होता है वो किस सेक्टर में आता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो कृषि आएगा, प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर जैसे फिशरीज हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, हॉन्टिंग हो गई, माइनिंग हो गई, यही सब तो आते हैं ना। तो ये जो एक्टिविटीज जो होती है वो सारा सारा आप नेचुरल गिफ्ट के रूप में मानते हो, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया। तो ये आपको ध्यान आपको रखना है, और ये हमेशा प्रकृति का दोहन करके ही आता है। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर आता है, इसमें प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी, जैसे स्टील को बनाना, इंडस्ट्रीज जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी चीजें बनाई जाएंगी ना वो सारी यहीं आएगी। टर्शियरी में जो सर्विसेज आएंगी जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, जो भी चीजें हो वो सारी जो है वो इसमें आएगी, ठीक है। रेसिड्यूअल ऐसा कोई टर्म हमारे यहाँ नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि द मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है? तो मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है? तो मोस्ट एबंडेंट सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्या मिलता है? तो वो लेबर है। जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा है, तो लेबर ही हमारा मोस्ट एबंडेंट फैक्टर है। हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमारे पास काम की कमी है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो हमारा ह्यूज पॉपुलेशन है, जिस कारण से हम थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास ज्यादा है और हम उनको काम नहीं दे पा रहे हैं। दैट्स वाई हमारी जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ रही है। बाकी अभी 5.1 है रिसेंट डेटा के अनुसार बात करें तो। लैंड हमारे पास फिक्स है, कैपिटल हमारे पास फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड की कैपिटल तो लोन ले सकते हैं ना कहीं से, तो यूजुअली जो है वो रिक्वायर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे पास सबसे ज्यादा अगर कुछ है ना तो वो लेबर ही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चार चीजें आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हमने बता रखा है। लेबर इंटेंसिव की बात करें तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दैट यूज मोर लेबर, क्योंकि भारत में लेबर इंटेंसिव भारत समाज है, भारतीय समाज जो है वो लेबर इंटेंसिव है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लेबर जो है वो है, बहुत ज्यादा ह्यूमन कैपिटल जो है वो है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो, जहां पे मशीनें बहुत ज्यादा हो, क्योंकि वहां लोग कम है, तो ये यूएसए में ऐसा देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न मूल्यों में से सरकार जो है वो फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो सरकार जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, एमएसपी देती है। ऑप्शन नंबर ए, जैसे देखो ये पूरा प्राइस ट्रैक है एक, हमने सेट किया कि हम जो है वो गेहूं जो है वो हम मान लो कि 50 रुपए केजी लेंगे, ठीक है। गेहूं हम 50 रुपए केजी जो है वो किसानों से खरीदेंगे। ये पहले ही सेट हो गया, जब फसल की कटाई नहीं हुई थी तब ही एमएसपी भारत सरकार ने दे दिया, ठीक है। अब एमएसपी दे दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो दे दिया, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आगे कोई भी आदमी खरीदेगा तो मिनिमम उसको 50 रुपए केजी तो खरीदना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं खरीद सकता है, पॉसिबल ही नहीं है उसके पास, उसके लिए। जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो है गवर्नमेंट जो है वो 50 रुपए से ज्यादा ही खरीदेगी हमेशा, इसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बोला जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक रेट होता है जो गवर्नमेंट सेट करती है क्रॉप्स के लिए, फार्मर से जो क्रॉप्स खरीदते हैं उनके लिए, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ मार्केट प्राइस कैसा जा रहा है उससे पता नहीं है, सरकार को यदि आपने बोल दिया है तो उससे ज्यादा में ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इसका पर्पस मेन होता है नेट या फिर इंश्योरेंस करना फार्मर को अगेंस्ट शार्प फॉल इन फार्म प्राइसेस। तो ये प्राइस फ्लोर के रूप में आप इसको जान सकते हो। इसको अनाउंस कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको सीसीई, इसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूं। सीसीईए के द्वारा इसको जो है वो अनाउंस किया जाता है। ये रिकमेंडेशन आता है, कंफर्मेशन जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, उसके द्वारा ये रिकमेंडेशन जो है वो आता है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसके द्वारा ये जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा।
तो एमएसपी क्या है? एमएसपी है एक गारंटी कीमत है जो सरकार किसानों को उसकी फसल को खरीदने के लिए देता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि फसल की कीमतें यदि बहुत गिरती है तो किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो फसल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है उसके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। एमएसपी कौन तय करता है? ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसकी तय करने के लिए दो संस्थाएं होती हैं। पहला तो अब बात आती है रिकमेंडेशन की। पहली जो बात आती है, सवाल दोनों पूछा जाता है इसलिए याद रखना है। पहली बात आती है सिफारिश की। सिफारिश की। तो इसका जो सिफारिश किया जाता है, जो रिकमेंडेशन किया जाता है एमएसपी का, वो सीएसीपी के द्वारा किया जाता है। सीएसीपी के द्वारा किया जाता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी, इसके द्वारा किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन जो है वो की जाती है। लेकिन इसका फाइनल अप्रूवल या फिर घोषणा की बात किसने कौन करता है? घोषणा या फिर फाइनल अप्रूवल की बात किसके द्वारा आती है? अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल कौन करता है? तो ये करता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा इसको किया जाता है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। अप्रूवल, दोनों सवाल मैंने एग्जामिनेशन में देखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। और इसके हेड जो है वो कौन होते हैं? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पीएम होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक मंत्रालयों का जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो एमएसपी पर मुहर लगाती है। एमएसपी को वो अप्रूव करती है, लेकिन सिफारिश सीएससीपी के द्वारा किया जाता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, उसके द्वारा किया जाता है। एमएसपी की घोषणा जो है वो जैसे ही बुआई होती है उसी समय की जाती है। साल में दो बार एमएसपी की घोषणा आती है। पहली बार रबी फसल के लिए और दूसरी बार खरीफ सीजन के लिए घोषित किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा अभी 23+1 जो है उसके लिए जो है वो एमएसपी तय किया जाता है। 23+1, 22+1, तो टोटल 23 के लिए आती है। 22 के लिए हम एमएसपी देते हैं। और एक जो शुगर होता है ना, गन्ना जो होता है ना, उसके लिए हम अलग से एक स्पेशल जो है वो टर्म आता है। वो आता है फाइनल फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस, उसके लिए आता है। उसके लिए एमएसपी नहीं आता है। तो 22+1 हम देते हैं। 22 के लिए एमएसपी देते हैं। और एक मतलब है एमएसपी ही, लेकिन वो उसको नाम बस अलग दे दिया गया, फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस उसको कहा जाता है। उचित और लाभकारी मूल्य इसको कहा जाता है। जिसमें 7 जो है वो अनाज की चीजें होती है, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सब। दालें हो गई, चना, तूर, मूंग, उड़द, मसूर। इन सब में तिलहन में मूंगफली, रेपसीड, सरसों, सोयाबीन, जो तिल होता है, उसके बाद जो सूरजमुखी हो गया, कुसुम हो गया, ये सब आता है। व्यावसायिक में बात करें तो कोपरा, जिसको सूखा नारियल बोलते हैं, जूट हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया। गन्ना के लिए फेयर जो है रिमोनेशन प्राइस जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एमएसपी को गणना करने का क्या तरीका है वो आपको नहीं समझना है। बाकी अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में सरकार जो है वो A2+FE, कभी पूछा जाए तो बस इतना याद रखना है, A2+FL। FU+FL जो होता है उसका 1.5 गुना जो है वो देती है। 1.5 गुना, जो कि 50% मुनाफा है, उसी के रूप में एमएसपी को तय किया जाता है। A2 मतलब क्या हुआ? एक्चुअल कॉस्ट हो गया। A2 मतलब एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट आपका क्या लगा है? आपने बीज डाला, जुताई करवाई खेत की, कीटनाशक डाला, खाद डाला, सिंचाई करवाया, लेबर का लगा, तो ये A2 हो गया। अब A2+FL हो गया। FL मतलब कि फैमिली लेबर। लेबर की जगह आपको फैमिली लेबर भी तो आपने लगा होगा ना, नगद खर्च तो किया ही होगा, लेकिन किसान अपने परिवार के ही तो लोगों के द्वारा खेती कर देते हैं ना, तो वो लेबर कॉस्ट तो उसका कम जाता है ना। लेबर कॉस्ट उसका कम जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वो बिना लेबर कॉस्ट के दे दे। तो लेबर कॉस्ट को भी जोड़ा जाता है। और C2 जो होता है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होता है, जो A2+L2 प्लस जो रेंट होता है ना, A2+FL फैमिली लेबर, और प्लस C2 एक आता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। ये जो C2 होता है ना वो क्या होता है? तो C2 क्या होता है? C2 होता है जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट में C2 भी जोड़ा जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट में इसमें जो है वो रेंट का वैल्यू या फिर उस पर जो आप ब्याज दे रहे हो वो जो है वो से ज्यादा ये होता है। तो रेंटल वैल्यू भी, जमीन जिस जमीन पे आपने उगा रखा है अनाज, तो रेंटल वैल्यू भी तो उसका होगा ना।
तो ये भी इसमें जोड़ा जाता है। तो वर्तमान स्थिति में बात करें तो सरकार A2 प्लस एफएल, A2 प्लस एफएल मतलब फैमिली लेबर का भी लेके चलती है और उसका 1.5 गुना, जबकि 50% मुनाफा के आसपास होता है, वही तय करती है। किसान की मांग हमेशा हो रही है कि सीटू को लेकर चला जाए। सीटू फॉर्मूला 50 प्लस, सीटू फॉर्मूला 50% मुनाफा सीटू को तो मिलना ही चाहिए। उनका कहना है कि A2 प्लस एफएल तो हो गया। तो भारत सरकार का कहना, किसानों की मांग है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट को लेके चलना, सीटू को लेके चलना। मतलब इसमें रेंट का भी आप कॉस्ट दीजिए और टोटल मान लिया कि 50 रुपया हमने पूरा खेती में हमारा लगा, तो अब इस 50 पे हमारा 50% प्रॉफिट भी होना चाहिए। 50% इस पे हमारा प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो इसका कीमत आप 75 रुपया तय करिए। मेरा 50 रुपया लगा है, तो मैंने उतना काम किया है, तो उसके लिए मुझे 50% प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना। तो हमको 75 रुपया में इसको खरीदिए, तो जाके बात होगी। और ये जो सीटू वाला जो फॉर्मूला लाया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट वाला जो फॉर्मूला लाया गया है, वो MS स्वामीनाथन ने दिया था। MS स्वामीनाथन ने ये सीटू वाला फॉर्मूला जो है वो दिया था। कब दिया था? तो MS स्वामीनाथन ने इसको जो है वो 2004 में कमीशन बनी थी, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स जो है वो बनी थी, फार्मर के लिए, किसानों के लिए बना था। MS स्वामीनाथन को अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 2006 में सौंपी थी और इसका सिफारिश था कि सिट्टू और उससे 50% अधिक जो है वो दाम मिलना चाहिए। सिट्टू से 50% अधिक जो है वो दाम मिलना चाहिए। 50 रुपया लगता है तो मुझे 75% चाहिए। और सीटू क्या है? सीटू है कि A2 होना चाहिए। सीटू है कि A2 सबसे पहले हो चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट क्या लगा है, फैमिली लेबर क्या लगा है, हमने लैंड जो हमारी है उसका रेंट क्या लगा है, उन सब का। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एमएसपी की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो एमएसपी की जो शुरुआत हुई वो 1966-67 में हुई थी, हरित क्रांति के समय। कब हुई थी? 1966-67 में। 1966-67 में एमएसपी की स्टार्ट जो है वो हुई थी और पहली बार जो है वो गेहूं के लिए दिया गया था, वीट के लिए दिया गया था। वीट के लिए पहली बार जो है वो ये दिया गया था, घोषणा जो है वो की गई थी। सीएससीपी के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, सवाल जो है वो ऐसे एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आता है। सीएसीपी, सीएसीपी, सीएसीपी जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। 1965 में सीएससीपी को एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। यह जो है वो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अटैच्ड ऑफिस है इसका, और यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, याद आपको रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बारे में नहीं कहा गया है। एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन जो होता है, इसका पूरा नाम था, इसका पूरा नाम जो पहले था, पहले जो इसका नाम था वो एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन था, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन। लेकिन इसका नाम जो है वो 1985 में सीएसीपी कर दिया गया। 1985 में इसका नाम बदलकर सीएसीपी कर दिया है। तो चेंजेस नाम में कब आया? तो 1985 में चेंज आया। 1965 में इसका नाम क्या था? तो एग्रीकल्चर प्राइस कॉस्ट। 1965 में इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइसेस कॉस्ट, इसका प्राइसेस कमीशन इसका था। बाकी 85 में नाम बदलकर इसको सीएससीपी कर दिया गया, सीएससीपी इसको कर दिया गया। और फेयर रिम्यूनरेशन प्राइस जो है वो गन्ना के लिए दिया जाता है। तो गन्ने के लिए जो सीएससीपी की सिफारिश होती है और इस पर सीसीईए का तय करती है। लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ये लीगल है। गन्ना पे जो मिलता है ना फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस, ये लीगल है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत ये लीगल है, तो वैधानिक ये हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एमएसपी पर अनाज खरीदने का मुख्य काम जो भारत सरकार की ओर से करता कौन है? तो वो एफसीआई करता है। एफसीआई करता है एमएसपी से। एफसीआई जो है वो फूड एंड कॉरपोरेशन इंडिया जो है, और उसके साथ ही साथ नाफेड है, वो खरीदती है। नाफेड जो है वो खरीदती है। और ये जो एफसीआई वो क्या करती है? तो भारत सरकार को पैसे हमेशा देती है, ठीक है। भारत सरकार का पैसा हमेशा, ये जो है वो भारत सरकार का पैसा बोल रहा हूँ। ये जो स्टोर्स होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं उनको जो राशन कार्ड होता है उसके माध्यम से उनको अनाज जो है वो दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सीएससीपी सिफारिश करता है, सीसीईए जो है वो उसको लागू करता है। 22+1 के लिए दिया जाता है। गन्ने के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य जो है वो दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में A2 प्लस एफएल का 50% मिलता है, मतलब 1.5 गुना मिलता है। लेकिन मांग जो है वो की जा रही है A2 प्लस एफएल, मतलब सीटू की मांग की जा रही है, मतलब रेंट को भी जोड़ के हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो 201वां नंबर का सवाल है। वो पूछा रहा है कि विच इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर रखा है मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। तो कौन सा करेक्ट
नहीं है की बात बोल रहा है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला कि फिनिश गुड आर सोल्ड ग्लोबली, तो सही है, ग्लोबली होता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, तो ये तो सीधा गलत हो गया ना। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इज इंक्रीजली कॉम्प्लेक्स वेस्ट, उत्पादन को बढ़ाने हेतु जटिल तरीके से संगठित किया जाता है, तो ये यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में हमने काफी डिटेल से सब कुछ आपको बता रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा खाद जो है वो औपचारिक स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कहाँ से लेती है, कहाँ से आप क्रेडिट सबसे ज्यादा लेते हो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फॉर्मल है, सहकारी समितियां एक फॉर्मल है जिसमें अमूल सबसे बड़ा आ जाता है। क्रेडिट के सोर्स की हम यदि बात करें डिटेल से कि क्रेडिट के आपके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ से आप क्रेडिट ले सकते हो, तो पहला तो आ गया फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर। और दूसरा जो क्रेडिट लेने का हो गया वो इनफॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। तो फॉर्मल सेक्टर में क्रेडिट आप कैसे ले सकते हो, जैसे आप बैंक से ले लो लोन, बैंक से आप लोन ले लो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनसे आप लोन ले लो, जो कि रेगुलेट होता है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई इनको रेगुलेट करती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट एंड कोलेटरल आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है, यहाँ पे जितने भी लॉज हैं वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उनको कोई रेगुलेट नहीं करता है, नो रेगुलेशन, नो रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। और यहाँ से बहुत ज्यादा ये तो, यहाँ ना परसेंट जो लोन भी मिलता है ना, ये जो फॉर्मल सेक्टर से लोगे तो वहाँ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, लेकिन इनफॉर्मल से लोगे ना जो शुद्ध पे आप पैसा बोलते हैं ना, वहाँ पे इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा लिया जाता है, ठीक है। मनी लेंडर्स यहाँ पे आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, एम्प्लॉयज रिलेटिव आते हैं, फ्रेंड आते हैं, यहाँ से आप अनौपचारिक रूप से जो बोलते हैं ना सूद पे पैसा लेना, वही यहाँ से हो गया। तो क्रेडिट का यही दो सोर्सेज जो है वो होती हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है विलेज लेवल पे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी आती है, पीएससीएस आता है। आरबीआई जो है वो सुपरवाइज एंड फंक्शनिंग करती है फॉर्मल रिसोर्सेज को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा। पूछा जा रहा है कि इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड, डिमांड जो है वो इलास्टिक है, मतलब कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, इलास्टिसिटी उसमें बहुत ज्यादा है। तो वैसे में यदि हम प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, तो टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीज। अब हाउ इट विल हैपन, तो देखो कंसेप्ट जो होता है मैं बता देता हूं, पहले भी मैंने बता रखा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो एक से ज्यादा होगी, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एक से ज्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब होगा कि कंज्यूमर जो है वो वेरी सेंसिटिव है प्राइस के चेंजेस को लेकर, तो वेरी सेंसिटिव है किसको लेकर, प्राइस के बदलावों को लेकर। प्राइस में बदलाव आता है तो बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस जो है वो आते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब सिनेरियो यदि हम लेके चलें कि प्राइस में यदि इंक्रीज हो रहा है, प्राइस में यदि इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कि डिमांड इन इलास्टिक, सिंस डिमांड इन इलास्टिक द क्वांटिटी डिमांडेड विल स्लाइटली डाउन या फिर सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाएगा। पैसा जैसे ही बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, नहीं खरीदेंगे लोग महंगाई होने पर। तो टोटल रेवेन्यू इससे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू इससे क्या होगा, तो टोटल रेवेन्यू होगा कि प्राइस और क्वांटिटी को लेकर हम चलेंगे। तो प्राइस जो है वो यदि 10% से रेज कर जाता है और क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी जो फॉल्स कर जाता है 30% से, तो टोटल मनी जो अर्न आप करोगे ना वो डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं बस, तो डिक्रीज चल रहा है, तो ये अपोजिट में चलता है। डिमांड जब इलास्टिक हो तो प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चलता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। प्राइस इलास्टिसिटी की ये बात आई तो पहला ये कंडीशन हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, उसमें यदि चेंजेस आए उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हो, मतलब इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है मतलब वो एक से ज्यादा है।
एक से ज्यादा है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। दूसरा कंडीशन बनता है जब प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो एक से कम हो, एक से कम हो। तो जब एक से कम होगा तो वैसे कंडीशन में जो है डिमांड जो है वो इस डिमांड को हम बोलते हैं इन इलास्टिक, इन इलास्टिक बोलते हैं। और ये जब होगा ना, तो ऐसे जब होगा तो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा रेवेन्यू, क्योंकि आप जो है बायर्स ज्यादा आ जाएंगे। उसके बाद यूनिटरी इलास्टिक होता है, जहां पे प्राइस इलास्टिक जो डिमांड होती है वो वन हो जाती है, तीसरी कंडीशन। यहाँ पे जो है वो इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। और यहाँ पे रेवेन्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। टोटल क्वांटिटी को लेकर, टोटल आउटलेट मेटल को लेकर मार्सेल का मेथड आता है, जिसको टोटल आउटलेट मेथड कहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लग्जरी गुड जो है यूजुअली जो है वो इलास्टिक डिमांड जो होती है प्राइस रेज करता है तो रेवेन्यू फॉल करता है लग्जरी गुड्स में, जो महंगे महंगे सामानें होती हैं उनमें। और नेसेसिटी में यदि बात करें तो इन इलास्टिक डिमांड्स होती हैं, नेसेसिटी वाले चीजों में प्राइस इंक्रीज करेगा, रेवेन्यू रेज करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सब कुछ मैंने बता रखा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुर्गियों और अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाएगा? मुर्गियों और अंडे का अत्यधिक उत्पादन कहलाना तो सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है वो एग एंड पोल्ट्री से रिलेटेड था, इंडिकेट करता था किसके द्वारा? तो इनिशिएटर इसके इंदिरा गांधी थे, इंदिरा गांधी के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे हाइब्रिड ब्रीड जो है, बेटर वेनेटरी जो है, ये सब सर्विसेज जो है वो अवेलेबल करवाई गई थी। तो ब्राउन रिवॉल्यूशन आपको दिख रहा है, ये लेदर, कोकोवा, नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है उससे रिलेट है। ग्रे रिवॉल्यूशन जो आपको दिख रहा है वो ओनियन, प्रॉन जिसको झींगा कहते हैं, उसके बाद जो है वो फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज हैं, दवाई हो, मीट प्रोडक्शन हो, इन सब से रिलेट करता है। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन जो है वो कॉटन से था। ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन को सिल्वर, सिल्वर रिवॉल्यूशन एंड सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन दोनों अलग है। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है वो पोल्ट्री और अंडे से रिलेट करता है, लेकिन सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन जो है वो इंडिकेट करता है कॉटन से, रुई जो है उससे रिलेट करता है। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर एंड हनी से। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो है वो, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो है वो जूट से। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो फिश से। तो ये कई सारे रिवॉल्यूशन है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल कि किसी वस्तु का बाजारी मांग जो है वो क्या होता है? मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी जो होता है वो हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ऑलरेडी हमने बता रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर होगा। देखो, हम यदि इसको जानने का प्रयास करें तो मार्केट डिमांड जो क्या होता है, मार्केट डिमांड इज अ सम ऑफ टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल इंडिविजुअल कस्टमर्स इन द मार्केट एट गिवन प्राइस। जितनी भी डिमांडें आपकी थी एक फिक्स प्राइस पे मार्केट में सारे लोगों की, उसी को हम बोलते हैं डिमांड, टोटल डिमांड उसको कहा जाता है। इसका यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो एक्स एक्सिस पे हम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आएगा। तो एक्स जो एक्सिस होता है वहां पे हम इसकी क्वांटिटी रखते हैं, और वाई एक्सिस जो होता है वहां पे हम इसकी जो प्राइस है उसको रखते हैं। तो अब यदि हमको मार्केट डिमांड को समझना है तो प्राइस जो है यदि हम उसको कांस्टेंट रखें, जैसे कि मान लिया कि प्राइस को हमने रख दिया 10, तो मान लिया कि यहाँ पे हमारा 10 प्राइस है, 10 रुपए प्राइस हमने यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम क्वांटिटी को, डिमांड को कंज्यूमर के द्वारा एक यूनिट जो है वो कितना खरीद रहा है, क्वांटिटी एक कितना खरीद रहा है, तो एक व्यक्ति 2 खरीदा। दूसरा जो कंज्यूमर है उसने कितना खरीदा, तो दूसरा उसने 3 खरीदा। तो टोटल जो आपकी डिमांड होगी ना, टोटल डिमांड जो होगी वो कितनी होगी? टोटल डिमांड जो होगी, वो प्राइस तो स्टेबल है तो टोटल डिमांड क्या आया? टोटल डिमांड हमारा 5 आ गया, टोटल डिमांड हमारा 5 आ गया। तो ये क्या है? ये समेशन है, क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल पे जो आ रहा है, हॉरिजॉन्टल जो आ रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है इसकी टोटल समेशन को ही हमने देखा ना, ये पूरा 5 हमने देखा, तो वही समेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। और वर्टिकल समेशन कब यूज किया जाता है? जब इधर साइड से हम करना स्टार्ट करें, ये वाला हम जोड़ना स्टार्ट करें, तो ये वर्टिकल समेशन किसके लिए आता है? तो वर्टिकल जो समेशन आता है वो आता है पब्लिक गुड्स के लिए। पब्लिक गुड्स के लिए जब प्राइस को एडिंग हो रही है, विलिंग टू बाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्वांटिटी फिक्स है लेकिन बाई करने वाले ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस कारण से हम प्राइसेस को बढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन यहाँ क्वांटिटी को बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइवेट गुड्स डिमांड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल समेशन होता है, और पब्लिक गुड्स डिमांड जो होती है वो वर्टिकल समेशन होता है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर कौन सा होता है? प्रोडक्शन का जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कौन सा होता है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये जो होता है वो होता है एल ए सी न्यूनतम तथा एल ए सी बराबर एम सी ई। ठीक है, एल एम सी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से आंसर बनेगा, बाकी इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले की बात की ऑप्टिमम आउटपुट की बात करते हैं। ऑप्टिमम आउटपुट, ऑप्टिमम आउटपुट रेफर करता है कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर द कॉस्ट पर यूनिट इज एट इट्स लोवेस्ट पॉसिबल पॉइंट। एक ऐसा प्रोडक्शन का लेवल जहां पे कॉस्ट जो उस कमोडिटी का हो, उस वस्तु का हो, वो सबसे लोवेस्ट हो, जितना पॉसिबल हो। मैंने 5 रुपए में उसको बनाया है तो उसकी प्राइस हम 5 रुपए ही रख दें, तो वो ऑप्टिमम आउटपुट हो गया। 5 रुपए मुझे पूरे बनाने में उस प्रोडक्ट को लगे तो मैंने उसका प्राइस 5 रुपए ही रख दिया, कुछ चीजें मैंने नहीं ली। ठीक है। लॉन्ग रन एडवांटेज कॉस्ट की बात करें, लॉन्ग रन एडवांटेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एडवांटेज कॉस्ट एल ए सी को बोलते हैं लॉन्ग रन एडवांटेज कॉस्ट। ये जो है वो करता है द इनवेलप कर्व रिप्रेजेंटिंग द लोवेस्ट कॉस्ट टू प्रोड्यूस एनी आउटपुट इन लॉन्ग रन। ये कहता है कि सबसे कम प्राइस रखना, सबसे कम जो कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट्स को, किसी गुड्स को क्रिएट करने में, सबसे कम प्रोडक्ट जो लगता है उसी को बोलते हैं एल ए सी। लॉन्ग रन में सबसे कम हमें पैसा लगे आउटपुट को लाने में, ऑप्टिमम आउटपुट को लाने में, तो ये होता है। ठीक है, तो ये दूसरा वर्ड आपको समझ में आया। यदि हम कंडीशन की बात करें कि एक फर्म जो है वो सेट कर रहा है कि हम सेट कर रहा है, कह रहा है वो कि हम ऑप्टिमम साइज हैं when it produced at the minimum point of LAC। ठीक है, तो वो ऑप्टिमम साइज अपने आप को कब कहेगा? तो जब ही कहेगा जब वो एल ए सी कर्व जो है उसके मिनिमम पॉइंट पे हो, सबसे कम पॉइंट पे हो, तभी वो खुद को कहेगा। ठीक है, तभी वो खुद को कहेगा। यदि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व द मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है एल एम सी, ये कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ये कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इक्वेशन की बात करें तो एल एम सी जो है वो इक्वल टू होता है एल ए सी एट मिनिमम एल ए सी, एट मिनिमम एल ए सी। तो यही तो बोल रहा है कि एल ए सी न्यूनतम है और उसी पर एल ए सी और एम एस एम एल एम सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही तो हमारा आंसर है ना। कैसे हुआ मैंने बता दिया। एल ए सी एल एम सी दोनों का डेफिनेशन भी मैंने बता दिया। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये है, और ये जो है वो लॉन्ग रन जो है वो मार्जिनल कॉस्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बाकी हम यदि कुछ शेप्स की बात करें तो आपको ध्यान रखना है शेप ऑफ एलएसी हो जाता है। शेप ऑफ एलएसी की बात करें, शेप ऑफ एलएसी लॉन्ग रन जो कॉस्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, उसकी बात करें तो वो यू शेप्ड होता है ड्यू टू इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो ये यू शेप्ड होता है, ऐसे होता है। ठीक है, कर्व जो बनाओगे तो इस प्रकार से कभी जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। एल शेप की बात करें, एल शेप्ड एलएसी कब होगा? पहला तो ये यू शेप्ड हो गया, दूसरा एल शेप्ड। एल शेप्ड कब होगा? तो ये होगा मॉडर्न थ्योरीज में एल शेप्ड कैन बी एल शेप्ड, एल ए सी एल शेप्ड हो सकता है जब कॉस्ट फॉल एंड देन फ्लैटन आउट। कॉस्ट जो है वो फॉल होता है कॉस्ट, कॉस्ट बहुत नीचे गिरती है और उसके बाद फ्लैट हो जाती है। उसके बाद फ्लैट हो जाती है तो ये क्या कहलाएगा? ये एल शेप कहलाएगा। ये एल शेप हो रहा है ना। पहला कंडीशन क्या बन रहा है? पहला यू शेप बन रहा है। यू शेप कब बन रहा है? तो इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जब होता है तो इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स में बढ़ता है। ये जो है वो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा जो एल शेप बन रहा है जब प्राइस गिरे और उसके बाद फ्लैट हो जाए। तीसरा कंडीशन बन रहा है शट डाउन पॉइंट बनता है जहां पे प्राइसेस जो है वो मिनिमम एवीसी हो जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बराबर हो जाता है प्राइसेस के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों लाया गया? तो उपभोक्ता कानून 1946 लाया गया प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को फ्रॉम डिसऑनेस्टी, जो बेईमानी है उनसे बचाने के लिए।
दूसरा है कि टू प्रोवाइड सेफ्टी राइट्स टू कंज्यूमर्स, तो यस उनके राइट्स जो है, उनकी सेफ्टी जो है वो उसको प्रोवाइड करने के लिए। तीसरा है जो है कि फॉर सिंपल स्पीडी एंड लो कॉस्ट रीएड्रेसल ऑफ कस्टमर कंप्लेन, तो इसके लिए भी ये लाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जिसको कोपरा कहते हैं, वो 1986 में आया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में आया। इसमें प्रोटेक्ट करना था कंज्यूमर को फ्रॉम अनफेयर जो ट्रेड है उनसे। दूसरा जो राइट्स उनके थे, राइट ऑफ सेफ्टी था, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन था, राइट ऑफ चूज था, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा जो रीएड्रेसल के लिए जो कंज्यूमर्स कोर्ट्स होती हैं उनको बनाने के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस कोपरा को रिप्लेस कर दिया गया है और नया जो एक्ट है वो आ गया है। नया एक्ट का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और ये इफेक्ट कब हुआ है, तो जुलाई 2020 से ये इफेक्ट में आ गया है। जुलाई 2020 से, बाकी 1986 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सी ए पी ए की बात करें तो 2019 का जो एक्ट है वो एस्टेब्लिश किया गया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा। इसने क्या किया, तो इसने एक एस्टेब्लिश किया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये जो कोपरा है, इसको हम हमेशा मैग्ना कार्टा ऑफ कंज्यूमर ऑफ इंडिया कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ कंज्यूमर ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स की बात करें, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स जो है वो कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। और नेशनल कंज्यूमर डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है। हमारे यहाँ 3 टायर का रिड्रेसल होता है। रिड्रेसल मतलब कंप्लेन आप करते हो तो वो जो है वो नेशनल लेवल पे करो, स्टेट लेवल पर करो, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का सबसे जो वेस्ट जो हमारे यहाँ है वो क्या है, तो वो रेलवे है। ठीक है, रेलवेज है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। लाइफ लाइन ऑफ इंडिया इंडियन रेल को कहा जाता है। ठीक है। इससे जो है कोल है, आयरन है, सीमेंट है, फूड ग्रेन है, सब इसी से इधर उधर जो है वो पूरा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। रेलवे जो है वो स्ट्रक्चरली जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो इस कारण से इसको बोलते हैं। हाईवे जो है वो हैंडल करता है लगभग 65% को। रेलवे जो है वो कोर बल्क लेके चलता है, दैट्स व्हाई वाटरवे लगभग 1% को लेके चलता है। और एयरवेज जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, इस कारण से बहुत ज्यादा कम इसको यूज किया जाता है। बाकी लाइफलाइन इंडिया के रेलवे को कहा जाता है। लेकिन कनेक्टिविटी को लेकर जो है वो सबसे ज्यादा हैंडल कौन करता है, तो 65% जो है वो हैंडल करता है हाईवे। हाईवे जो है वो 65% लगभग हैंडल करता है। लेकिन रेलवे जो है वो कोर होता है किसके लिए, तो हैवी बल्क के लिए। हैवी बल्क के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ट्रेन जो हमारा है वो 1853 में मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के समय चला था। इंडिया जो है वो यदि लार्जेस्ट नेटवर्क में रेलवे की बात करें तो 4th नंबर पे आता है। लॉन्गेस्ट हाईवे की बात करें भारत में तो NH 44 था, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लाइफ लाइन रेलवे को बोला जाता है। चीपेस्ट जो है वो वाटरवे होता है और मोस्ट फ्लेक्सिबल जो होता है वो रोड होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर से वही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसका क्या काम है, तो इसका क्या उद्देश्य नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो इसका क्या उद्देश्य नहीं है, पहला तो है कि हायर एजुकेशन इज द ओनली वे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। राष्ट्र के विकास के लिए, उच्च स्तर की शिक्षा के लिए ही हमारा एकमात्र मार्ग है, तो सही है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, सही है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, तो गलत हो जाएगा। हमारा आंसर सी ही है। पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। और फिलोसफी जो था 1986 का, वो यही था, एम करता था इन्हीं 3 चीजों को लेकर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी एनपीई जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो बहुत ज्यादा आई है। पहला जो है वो 1968 में हमारा आया था, उसी को मॉडिफाई किया गया था 1986 में। 1900 दूसरा जो हमारा पहला आया, दूसरा एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो हमारी आई थी 1986 में। तीसरी जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें ही सुधार करके लाया गया था 1992 में। और नई जो हमारी अभी तीसरी इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई है वो 2020 में आई है, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कहते हैं 2020 में।
तो ऑपरेशनल बैकबोर्ड की बात करें तो 1986 में लॉन्च किया गया था प्राइमरी स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए। नवोदय विद्यालय जो है वो स्टैब्लिश किए गए थे। एस्टैब्लिश इसी पॉलिसी के तहत जो नवोदय विद्यालय जो है वो स्टैब्लिश किए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 5334 पे चलता है। 5334 याद रखना है, कभी पूछ लिया जाए तो 5334 पे चलता है। नेक्स्ट सवाल और इस सेट का लास्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विनियामक निकाय है? निम्न में से कौन सा जो है विनियामक निकाय है, रेगुलेटरी बॉडी है? तो रेगुलेटरी बॉडी देखो क्या है। रेगुलेटरी बॉडी ट्राई भी है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ईडडाई भी है, किससे रिलेटेड? तो ये इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो 1 और 2 दोनों होगा, तो बोथ हमारा आंसर बन जाएगा। रेगुलेटरी बॉडी किसको बोलते हैं? तो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होती है वो किसी चीज को रेगुलेट करे। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो एक्ट आया था, एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में, ट्राई को, टेलीकॉम को रेगुलेट करने के लिए। तो ट्रैफिक, जो टेलीकॉम है, टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर्स होते हैं, टैरिफ्स हो गया, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हो गया, इन सब को लेकर ये आता है। वहीं ईडाई जो है वो इंश्योरेंस के लिए आया था। 1999 में ईडाई को एस्टेब्लिश किया गया था। ये रेगुलेट करता था इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज जो है इनको। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। बाकी आरबीआई भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रेगुलेट करता है बैंकिंग और मनी मार्केट को। सेबी भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को। उसके बाद जो पीएफआरडीए भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रेगुलेट करता है पेंशन सेक्टर को। उसके बाद सीईआरसी भी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन भी है जो बिजली से रिलेटेड चीजों को रेगुलेट करता है। ईडाई की जो है हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। सेबी जो है उसको जो है वो 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये पूरा जो कंप्लीट यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो जाता है। 5 पार्टों में हमने 220 क्वेश्चन को काफी डिटेल से डिस्कस किया। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। सारे वीडियोस आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस को आप देख सकते हो एक जगह। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से पीडीएफ से इसको रिवाइज भी सकते हो। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अगला जो इसका टॉपिक होगा वो मैं साइंस को ही लेकर आऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।